चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो युद्ध की कहानियों के पीछे अक्सर दब जाता है। सवाल ये कि सशस्त्र संघर्ष से जो गहरे जख्म लगते हैं उन्हें आखिर भरा कैसे जाए। 850 मिलियन। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लोगों की जिंदगियों की कहानी है जो हर रोज, जी हां, हर रोज हिंसा और अनिश्चितता के साए में जी रहे हैं। और जो बात दिल को सबसे ज्यादा कचोटती है वो ये है कि इनमें से लगभग आधे बच्चे हैं। एक बार सोचकर देखिए, युद्ध के माहौल में बचपन कैसा होता होगा। देखिए, युद्ध का असर सिर्फ गोलियों और बमों तक ही सीमित नहीं होता। ये किसी भी समाज की रूह को छलनी कर देता है, उसके पूरे ताने बाने को, उसके पूरे वजूद को बिखेर कर रख देता है। चलिए इसको थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये लिस्ट युद्ध के असली चेहरे को दिखाती है। जिस्म पर लगे घावों से लेकर टूटे हुए सपनों तक, बिखरे हुए घरों से लेकर तबाह हुई संस्कृति तक, सब कुछ। तो होता क्या है कि जब इन जख्मों को नजरअंदाज किया जाता है तो हम सिर्फ इंसानियत को ही निराश नहीं करते। असल में हम आने वाले कल के संघर्षों के बीज बो रहे होते हैं। तो सवाल उठता है कि कानून इस सब में कहां खड़ा है? क्या वो पीड़ितों की मदद करता है? खैर, जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। और सच कहूं तो इसमें काफी चौंकाने वाली सच्चाई छिपी है। और यहीं पर वो फॉल्ट लाइन या दरार साफ दिखती है। कानून बड़े अजीब तरह से पीड़ितों को दो हिस्सों में बांट देता है। एक वो जिन्हें गैर कानूनी हमले का शिकार माना जाता है, और दूसरे वो जिन्हें कानूनी हमले का। लेकिन सोचने वाली बात है कि दर्द और तबाही तो दोनों के लिए एक जैसी ही होती है ना? एमिली कैमन्स का ये कथन इस पूरी समस्या की जड़ पर चोट करता है। मतलब, वो सिस्टम जिसे लोगों की रक्षा करनी चाहिए, वही सिस्टम पीड़ितों के एक बहुत बड़े हिस्से को बेसहारा छोड़ देता है। अक्सर रेपरेशंस यानी क्षतिपूर्ति की बात होती है। सुनने में ये एक बहुत मजबूत शब्द लगता है ना? लेकिन क्या ये वाकई में काम करता है? हकीकत में ये ज्यादातर पीड़ितों के लिए एक अधूरा वादा बनकर क्यों रह जाता है? अब ये टेबल पहली नजर में थोड़ी जटिल लग सकती है, पर यह बहुत जरूरी है। ये साफ दिखाती है कि हमारे मौजूदा कानूनी इंतजाम, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून हो, मानवाधिकार कानून हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ये सब के सब आधुनिक युद्धों की भारी तबाही से निपटने के लिए नाकाफी हैं। हर सिस्टम की अपनी सीमाएं हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि ज्यादातर पीड़ित मदद से महरूम रह जाते हैं। और नतीजा, ज्यादातर पीड़ितों के लिए मुआवजे का वादा सिर्फ एक वादा ही रह जाता है। और देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी खामी नहीं है, ये एक नैतिक विफलता है। एक ऐसी विफलता जिसे स्रोत सामग्री चौंकाने वाले अनुपात की बताती है। तो क्या इसका कोई हल है? क्या कोई उम्मीद की किरण है? क्या कोई बेहतर रास्ता है जो हमें इस अंधेरे से निकाल सके? और यहीं पर विक्टिम असिस्टेंस का मॉडल सामने आता है। ये एक सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली विचार है। विचार ये कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चोट पहुंचाने वाला हमला कानूनी था या गैर कानूनी। अगर कोई पीड़ित है तो उसे मदद मिलनी चाहिए, बात खत्म। ये मॉडल कानूनी दांव-पेच में उलझने की बजाय सीधे मुद्दे की बात करता है। पहला कदम, पीड़ितों और उनके समुदायों की असली जरूरतें क्या हैं, ये समझो। दूसरा, उन्हें हर तरह की मदद, मेडिकल, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, मुहैया कराओ। और तीसरा, इस मदद की जिम्मेदारी को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से सभी देशों में बांटो। सीधी बात है, लोगों की मदद करना। तो ये जो नया नजरिया है, यानी विक्टिम असिस्टेंस, ये इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है? इसके क्या फायदे हैं? देखिए, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये किसी पर दोष मढ़ने के बजाय जरूरतों पर ध्यान देता है। ये सभी पीड़ितों को शामिल करता है, जिम्मेदारी को बांटता है और राजनीतिक रूप से भी ज्यादा व्यवहारिक है। आखिर में ये सिर्फ कुछ लोगों की मदद करने के बारे में नहीं है, ये पूरे समाज के जख्मों को भरने और एक स्थायी शांति की नींव रखने के बारे में है। तो अब हम यहां से कहां जाएं? ये मॉडल कोई हवाई किला नहीं है, ये पहले से मौजूद तंत्रों पर ही आधारित है। समाधान हमारे सामने है। असली सवाल ये है, क्या हमारे पास ऐसे हकीकत में बदलने की राजनीतिक इच्छा शक्ति है?